नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस YouTube वीडियो क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग जिस पत्र की चर्चा करेंगे उसका नाम है तुलनात्मक शासन और राजनीति। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी राजनीति शास्त्र की परिभाषा जानते हैं। वह शास्त्र, वह विषय जो राज्य और उसके अंगों का अध्ययन करता है, राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान कहा जाता है। अब यहाँ पे राजनीति विज्ञान में राज्य शब्द का अर्थ एक संप्रभु राज्य से होता है। चूंकि भारत के संविधान में प्रांतों के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हम में से कई अक्सर भ्रम का शिकार हो जाते हैं कि राज्य का अर्थ झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से या तमिलनाडु से लगाने लगते हैं। तो राजनीति विज्ञान में राज्य एक संप्रभु इकाई है और दुनिया में बहुत सारे संप्रभु राज्य हैं। इन संप्रभु राज्यों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, उनके अपने अपने संविधान हैं, शासन का स्वरूप है, अपनी अपनी संस्थाएं हैं और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं। इससे हमें पता चलता है शेष दुनिया के बारे में, उनकी व्यवस्था के बारे में। और जिस पत्र में हम लोग राजनीति विज्ञान के जिस पत्र के तहत, जिस हिस्से के तहत हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, उसे तुलनात्मक शासन और राजनीति की संज्ञा दी जाती है। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत तुलनात्मक शासन, राजनीति क्या है, इसका महत्व क्या है, क्यों इसका अध्ययन करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि संसार के बहुत सारे संप्रभु राज्य हैं और उन संप्रभु राज्यों की संवैधानिक व्यवस्था का, वहां की सरकार का, वहां के शासन के विभिन्न अंगों का अध्ययन ही तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन कहलाता है। तो जब हम विभिन्न देशों की विधायिका के बारे में जानते हैं, जब हम विभिन्न देशों की कार्यपालिका के बारे में जानते हैं, जब हम विभिन्न देशों की न्यायपालिका के बारे में जानते हैं, तभी हम उस देश की व्यवस्था को समझ सकते हैं। क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों मिलकर ही किसी भी देश की शासन व्यवस्था का निर्माण करती है। तो तुलनात्मक शासन पत्र के अंतर्गत हम लोग दुनिया के विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था और शासन के अंगों का अध्ययन करते हैं। अब दुनिया में 200 से अधिक राष्ट्र हैं जिनको संप्रभुता प्राप्त है। तो क्या हम सभी 200 से अधिक राज्यों की शासन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे? इसकी आवश्यकता नहीं। हम मुख्य रूप से उन शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं जो शासन व्यवस्था के रूप में प्रतिमान मानी जाती हैं, जिनको मॉडल माना जाता है। तो जब राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक शासन के अध्ययन शाखा की शुरुआत हुई थी, तो उस समय मुख्य रूप से यूरोप और अमेरिका की शासन व्यवस्था का अध्ययन किया जाता था। संस्कृति पर, शिक्षा पर, ज्ञान विज्ञान पर यूरोपीय राष्ट्रों का आधिपत्य था, वो डोमिनेटिंग स्थिति में थे। संयुक्त राज्य अमेरिका महाशक्ति बन रहा था, आगे चल के बन भी गया। तो तुलनात्मक शासन व्यवस्था के तहत
उनकी शासन व्यवस्था के अध्ययन को प्राथमिकता दी जाती थी। भारत तो 1947 तक ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत था। भारत के लिए विधि निर्माण का कार्य ब्रिटिश संसद के द्वारा किया जाता था, या फिर ब्रिटिश कैबिनेट के आदेश के द्वारा बहुत सारे मामलों का निपटारा किया जाता था। भारत की तरह चीन में भी कोई स्पष्ट राजनीतिक एकता नहीं थी। एशिया के अन्य देश भी एक तरह से उपनिवेशों के रूप में थे। अफ्रीका भी पूरा का पूरा उपनिवेश था, लैटिन अमेरिका पूरा का पूरा उपनिवेश था। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके एशिया के सभी देश आजाद होते चले गए, अफ्रीका के देश आजाद होते चले गए, लैटिन अमेरिका के देश आजाद होते चले गए। तो इन देशों में जो नई शासन व्यवस्था आई, इन देशों में जिन संविधान का निर्माण किया गया, वहाँ की कार्यपालिका, वहाँ की विधायिका, वहाँ की न्यायपालिका तो कौन सी शक्तियां दी गई, उनकी क्या कार्य प्रणाली रही, ये सभी संसार के लिए धीरे धीरे महत्वपूर्ण होने लगे। भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र, ईरान, इराक, यूगोस्लाविया जैसे देश धीरे धीरे तरक्की की राह पर आगे बढ़ने लगे। ये विकासशील देश कहे जाने लगे। फिर आगे चलकर ये देश 20वीं शताब्दी आ गया। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और अंतिम दशकों में ये विकसित देशों को बहुत सारी बातों में चुनौती देने लगे। तो जैसे जैसे इन देशों का महत्व बढ़ने लगा, वैसे वैसे इनकी संस्थाओं को, इनके शासन की विभिन्न यूनिटों की कार्यप्रणाली को जानने समझने की दिलचस्पी बढ़ने लगी, और ये सभी तुलनात्मक शासन और राजनीति के आधार बने। पूर्व काल में ब्रिटेन की शासन व्यवस्था, ब्रिटेन में सम्राट के पद और उसके शक्तियां, उसके अधिकार, वहाँ की संसद, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहाँ की कैबिनेट, ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था का भी सतत अध्ययन किया जाता था। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, उसकी नेशनल असेंबली का, उसकी एग्जीक्यूटिव सिस्टम का, उसकी राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली कार्यपालिका और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालय का अध्ययन किया जाता था। फ्रांस में चतुर्थ और पंचम गणतंत्र की जो कार्यपालिका थी, विधायिका थी, न्यायपालिका थी, उसका अध्ययन किया जाता था। 1917 में रूस में क्रांति हुई। आगे चलकर 15 गणराज्यों ने मिलकर सोवियत समाजवादी गणतंत्र या गणराज्य की नींव डाली। तो सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप, एशिया, यहाँ तक कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महादेश तक के देशों की शासन व्यवस्था को प्रभावित किया, और दुनिया में बहुत सारे देशों में सोवियत संघ के मॉडल पर साम्यवादी सरकारें बनी। तो फिर सोवियत शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों का अध्ययन भी तुलनात्मक शासन और राजनीति में आवश्यक माना जाता है। एशिया अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के लिए भारत एक आदर्श लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा, और आज की तिथि में दुनिया में भारत की शासन व्यवस्था, भारत के संविधान, भारत की कार्यपालिका, भारत की विधायिका, भारत की न्यायपालिका के बारे में अध्ययन के बारे में लोगों की रुचि बढ़ी। तो हम सिर्फ इन संस्थाओं के बारे में
सिर्फ पढ़ते नहीं, सिर्फ अध्ययन नहीं करते, हम इनका ऐसी ही दूसरे संस्थाओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक संघ है और भारत को भी एक संघीय शासन प्रणाली वाला देश माना जाता है। तो क्या दोनों समान हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान और भारतीय संविधान में कौन सी समानताएं और कौन सी विषमताएं हैं? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के समान है? दोनों की शक्तियां बराबर हैं, एक समान है? संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद में 2 सदन है, वहां जनता द्वारा सीधे निर्वाचित सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है, भारत में जनता द्वारा सीधे चुना गया सदन लोकसभा कहलाता है। तो क्या दोनों की कार्यप्रणाली समान है? दोनों के अधिकार, दोनों की शक्तियां, दोनों का महत्व समान है? क्या भारत की राज्यसभा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट से तुलना की जा सकती है? ये हम देखते हैं। ब्रिटेन और भारत की शासन व्यवस्था की तुलना आदर्श मानी जा सकती है, क्योंकि ब्रिटेन के मॉडल पर ही, जिसे वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहा जाता है, भारत में भी शासन व्यवस्था बनाई गई। लेकिन दोनों में अधिकांश समानताओं के बावजूद विषमताएं क्या है? कौन सी चीज ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश शासन व्यवस्था में यूनिक है, विशिष्ट है, और कौन सी भारत में? हम ये अध्ययन करते हैं। फ्रांस के 5वें गणतंत्र में और संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी समानता है? सोवियत संघ भी साम्यवादी शासन व्यवस्था वाला देश रहा और सोवियत संघ के मॉडल पर चीन में साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हुई। जब तक सोवियत संघ का अस्तित्व था, उस समय की शासन व्यवस्था और चीन की शासन व्यवस्था में कौन सी समानताएं हैं और दोनों के बीच में कौन सी विषमताएं हैं, यह भी जानना आवश्यक है। भारत के पड़ोस में नेपाल में 1990 तक निरंकुश राजतंत्र था, फिर संवैधानिक राजतंत्र आया, अब वहां गणतंत्र है। हमारा वो पड़ोसी देश है, हमसे गहरे से जुड़ा हुआ है, तो नेपाल की संवैधानिक व्यवस्था को, वहां की शासन व्यवस्था को जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारत के अन्य पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान भी हमारे लिए महत्व रखते हैं। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील एक विशाल देश है, अर्जेंटीना एक महत्वपूर्ण देश है। तो इन देशों की शासन व्यवस्था, इन देशों की शासन व्यवस्था के विविध अंगों, उनकी कार्य प्रणाली के बारे में भी तुलनात्मक शासन में अध्ययन किया जाता है। यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा जर्मनी, द्वितीय विश्व युद्ध तक जर्मनी एक विश्व शक्ति था। जर्मनी में संघीय व्यवस्था की सरकार है। जर्मनी की शासन व्यवस्था को भी जानना, उसका तुलनात्मक अध्ययन करना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। अफ्रीका के 9 स्वाधीन देश तेजी से तरक्की कर रहे हैं। रंग भेद की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार की शासन प्रणाली आई, वह भारतीय शासन व्यवस्था से किस प्रकार मिलती है, क्योंकि भारत के संविधान का वहां के संविधान पर काफी प्रभाव माना जाता है, ये जानना आवश्यक है। ऑस्ट्रेलिया की शासन व्यवस्था को जानना बेहद आवश्यक है। अफ्रीका में नाइजीरिया, जिम्बाब्वे की शासन व्यवस्था को जानना आवश्यक है। भारत में दक्षिण कोरिया एक विकसित राष्ट्र के रूप में सामने आया है और हम नहीं भूल सकते कि यूरोप और अमेरिका के बाहर जो देश सबसे पहले विकसित हुआ, वह देश था आधुनिक संदर्भों में विकसित हुआ, क्योंकि भारत और चीन तो पहले संसार में सबसे अधिक विकसित। तो मेरा संकेत जापान की ओर।
तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय हुई। जापान ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए, उनको एटम बम का प्रहार झेलना पड़ा था। अमेरिका के प्रभाव से वहां पे जिस संविधान की रचना हुई उसके अनुसार जो शासन व्यवस्था चली, और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के संरक्षण में ही धीरे धीरे जापान दुनिया का एक आर्थिक महाशक्ति बन गया। तो किसी भी देश के राजनीतिक या आर्थिक शक्ति बनने के पीछे उस देश की शासन व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जापान के संविधान को जानना, जापान में सम्राट के पद को जानना, जापान के मंत्रिमंडल और उसके मुखिया प्रधानमंत्री को जानना तुलनात्मक शासन के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब हम तुलनात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत पूर्व वर्णित तमाम तथ्यों का अध्ययन करते हैं तो हमें विश्व में विद्यमान विभिन्न शासन प्रणालियों के बारे में एक मोटा मोटा अभिज्ञान हो जाता है। मैंने इस चर्चा में अरब देशों में जो वंशानुगत शासन है उसे छोड़ दिया है। मैंने सैनिक शासन वाले राज्यों को भी छोड़ दिया है। लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक लोकतांत्रिक देश है, एक शांति प्रिय देश है और दुनिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधुनिक युग में इकलौता उदाहरण है। तो स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था कैसे काम करती है, उसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति किस प्रकार से उपयोग में लाई जाती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो हजारों लाखों लोग किस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, यह भी हम लोग लोकतांत्रिक तुलनात्मक शासन और राजनीति पत्र के अंतर्गत जानने का प्रयास करते हैं। तो तुलनात्मक शासन और राजनीति या राजनीति विज्ञान की अभिन्न शाखा है। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करती है। इसलिए इस पत्र का पूरे मनोयोग से अध्ययन आवश्यक है। आज हमने तुलनात्मक शासन और राजनीति क्या है, इसकी क्षेत्र और प्रकृति क्या है, इसके लाभ क्या है, इसके बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम लोग तुलनात्मक शासन और राजनीति के ऊपर किसी अन्य टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।